जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कुछ मौद्रिक अवधारणाओं पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई लेक्चर से हम कुछ इम्पोर्टेंट मौद्रिक अवधारणाएं आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि मौद्रिक अवधारणा के संदर्भ में हमने एक श्रृंखला शुरू किया जिसका आज तीसरा लेक्चर, तीसरी क्लास है। मौद्रिक, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज क्या है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपके साथ बैंक दर क्या है, नगद आरक्षित अनुपात क्या है, खुले बाजार की क्रिया क्या है, संविधिक तरलता अनुपात क्या है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या है, इनके बारे में हमने आपके साथ परिचर्चा किया था। कल के लेक्चर्स में भी हमने रेपो रेट डिस्कस किया था, लेकिन समय अभाव के कारण उस पर हम अत्यधिक डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज फिर हम रेपो रेट से शुरू करते हैं। रेपो रेट से रेपो रे से शुरू करते हैं। हमने बताया रेपो एक मौद्रिक टूल्स है। रेपो इज ए मॉनिटरी टूल्स। रेपो के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में तरलता के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती है। रेपो के माध्यम से तरलता को बढ़ाया भी जाता, तरलता को घटाया भी जाता। हमने कहा कि रेपो एक मॉनिटरी टूल्स है जिसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में तरलता को बढ़ाती भी है, बाजार में तरलता को घटाती भी है। वस्तुतः इनफैक्ट रेपो एक समझौता है। यह समझौता भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों के मध्य होता है। हमने कहा कि रेपो एक समझौता है जो भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों के मध्य होता है। यह एक कंडीशनल समझौता है। इस समझौते के अनुसार वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपनी प्रतिभूतियां गिरवी रख करके एक निश्चित समय के लिए ऋण प्राप्त करती हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार इनको एक निश्चित समय बाद समझौते की शर्तों के अनुसार इनको एक निश्चित समय के बाद अपनी प्रतिभूतियों को वापस प्राप्त करना होता, आरबीआई से वापस क्रय करना होता। कहा यह जाता है कि रेपो के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियां बेच करके आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। तो वस्तुतः यहाँ प्रतिभूतियां वह बेचते नहीं है बल्कि गिरवी रखते हैं और गिरवी रख करके इसके माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद प्रतिभूतियों को वापस ले लेते हैं। भारत रेपो के अंतर्गत ब्याज जो लिया गया ऋण है उस पर जिस दर से वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज देते हैं
उसे रेपो रेट कहा जाता। जब वाणिज्यिक बैंक रेपो के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं तो उस प्राप्त ऋण पर जिस दर से ब्याज देते हैं उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर? तो आगे अब हम बढ़ते हैं। अभी हमने आपको बताया रेपो क्या है, तो आप कहना रेपो एक मॉनिटरी टूल्स है। रेपो के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्था आरबीआई से अल्पकाल के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। रेपो एक समझौता है, रेपो एक कंडीशनल समझौता। रेपो किसके बीच कंडीशनल समझौता है? भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों के मध्य एक समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से निश्चित समयावधि के लिए अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर अर्थात अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख करके ऋण प्राप्त करते हैं और एक निश्चित समय बाद उनके द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को वापस आरबीआई से पुनः क्रय किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जिस दर से वाणिज्यिक बैंकों आरबीआई को ऋण पर ब्याज देते हैं उस दर को रेपो रेट कहा जाता। रेपो के आधार पर वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। सामान्यतः 1 वर्ष के अवधि तक के लिए रेपो के अंतर्गत ऋण प्राप्त करते हैं। एक रेपो को अति अल्पकाल और अल्पकाल में भी विभाजित किया जाता। जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से केवल रात्रि भर के लिए ऋण प्राप्त करते हैं तो इसे वेरी शॉर्ट टर्म रेपो कहा जाता। जब वाणिज्यिक बैंक 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 21 दिन इस तरह से अधिकतम 365 दिन से के लिए ऋण प्राप्त करते हैं तो इसे अल्पकाल कहा जाता, शॉर्ट टर्म रेपो कहा जाता। रेपो के अंतर्गत ब्याज दर कितना होगा इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है और आरबीआई बाजार की स्फीतिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए बाजार में नकदी की मांग या नकदी की कमी को देखते हुए बाजार में मुद्रा स्फीति को देखते हुए रेपो रेट का निर्धारण करती है। जब स्फीतिक दशाएं प्रतिकूल होती हैं, इन्फ्लेशनरी कंडीशन एडवर्स होती हैं, इन्फ्लेशन अधिक होता है तो इन स्थितियों में आरबीआई द्वारा भारतीय रेपो रेट को अधिक रखा जाता है। जब रेपो रेट में वृद्धि की जाती है तो इससे ब्याज दर में वृद्धि होती है और बैंकों के ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है। जब बैंकों के ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में ऋण महंगा होने के कारण क्रेडिट क्रिएशन कम होता है और क्रेडिट क्रिएशन जब कम होगा तो मार्केट में तरलता कम होगी, धन का प्रवाह कम होगा, नकदी का प्रवाह कम होगा और धन का प्रवाह जब कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो मुद्रा स्फीति में गिरावट आएगी। यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। क्लियर हुआ? रेपो में कमी करके जब बाजार में इन्फ्लेशनरी कंडीशन फेवरेबल होती है, बाजार में धन की कमी होती है, बाजार में तरलता को और अधिक बढ़ाना होता है, तब आरबीआई रेपो में कमी करती है। जब रेपो में कमी की जाती है तो ब्याज दर में कमी होती है, ब्याज दर में जब कमी होगी तो ऋण की लागत कम आती है, ऋण की लागत कम आती है तो साख सृजन अधिक होता है।
जब साख सृजन अधिक होगा तो ऐसे स्थिति में मार्केट में निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न होता है। इट्स बहुत लंबे समय तक रेपो रेट को कम भी नहीं रखा जा सकता, न बहुत लंबे समय तक रेपो रेट को अधिक रखा जा सकता। जब बहुत लंबे समय तक रेपो रेट को अधिक रखा जाता है तो इस स्थिति में धीरे धीरे बाजार में मांग की कमी होने लगती है, तरलता की कमी होने लगती है, और उसके कारण धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर हो जाती है। तो इसे देखते हुए आरबीआई समय समय पर रेपो रेट को बढ़ाती भी रहती है, रेपो रेट को घटाती भी रहती है। रेपो रेट को लंबे समय तक बहुत कम रख दिया गया तो इससे बाजार में लिक्विडिटी का फ्लो अधिक हो जाता, तरलता का प्रवाह अधिक हो जाता। तरलता के प्रवाह के अधिक होने के कारण तरलता के प्रवाह के अधिक होने के कारण कारण मांग अधिक उत्पन्न होती है। मांग जब उत्पन्न होगी तो मुद्रा स्फीति की भी संभावना बढ़ जाती है उत्पन्न। तो यह रेपो, इसे एक हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको डिस्कस करेंगे। और रेपो देखो, जब रेपो रेट अधिक होगा, अगर रेपो रेट की बात कर रहे हैं, यह अधिक होगा तो इसके कारण ब्याज दर क्या होगी, भी बढ़ जाएगी। ब्याज दर में वृद्धि होगी तो ऋण की लागत बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप ऋण की लागत में वृद्धि होती है, ऋण की लागत बढ़ जाती है। जब ऋण की लागत बढ़ती है तो इसमें क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी। लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड कम होगी। डिमांड में जब कमी आएगी तो इन्फ्लेशन में गिरावट आएगी। यह स्थिति होती है। अभी हमने बताया तो रेपो के माध्यम से तरलता को आरबीआई बाजार में बढ़ाती भी है, घटाती भी है, और डायरेक्ट ब्याज दर को परिवर्तित करके क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को अफेक्ट करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेपो किस प्रकार तरलता को प्रभावित करता। रेपो तरलता को बढ़ाने का भी काम करता है, घटाने का भी काम। जब रेपो रेट कम होती है तो क्रेडिट क्रिएशन अधिक होता, रेपो रेट अधिक होगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन अधिक होगा तो तरलता बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो तरलता में कमी आएगी। अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि रेपो के एक शॉर्ट टर्म प्रक्रिया, रेपो शॉर्ट टर्म है। रेपो को हम पहले जो था दो भागों में बांटा जाता, वेरी शॉर्ट टर्म रेपो और शॉर्ट टर्म रेपो था रेपो। अब तीसरा एक आ गया लॉन्ग टर्म रेपो। लॉन्ग टर्म रेपो भी आ गया। रेपो का पूरा नाम हमने पिछले लेक्चर में ही बताया था, आज फिर मैं बता दे रहा। रेपो का मतलब होता रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट, पुनर्क्रय विकल्प। रेपो का पूरा नाम हुआ रीपरचेजिंग ऑप्शन, पुनः खरीदने का एक विकल्प होना। अगर रेट शब्द भी आगे लगा है तो रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। अंडरस्टूड। अब चलिए आगे बढ़ते। रेपो का मतलब हुआ रीपरचेजिंग ऑप्शन। तो तीन, यहाँ वेरी शॉर्ट टर्म में जो होता है
यहाँ पर 24 घंटे से कम समयावधि के लिए ऋण लिया जाता है। यहाँ पर जो ऋण लिया जाता है वाणिज्यिक बैंक लेते हैं वह 24 घंटे से कम के लिए लेते हैं। आप कह सकते हो कि मात्र रात्रि भर के लिए लेते हैं। 60 टर्म में जो होता है यहाँ पर 7 दिन से लेकर के 365 दिन तक के लिए ऋण लेते हैं। अधिकतम 1 वर्ष के लिए लेते हैं। और लॉन्ग टर्म रेपो में 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक के लिए ऋण लिए जाते हैं। पहले रेपो के 2 ही कंसेप्ट थे, लेकिन कोरोना काल के बाद लॉन्ग टर्म रेपो भी यूज होने लगा, जहां 1 से 3 वर्ष के लिए रेपो के आधार पर ऋण प्राप्त किया जाने लगा। भारत में रेपो की अवधारणा 1993 में सिंबॉलिक रूप में लाई गई। 1999 से रेपो को व्यापक रूप में भारत में अपनाया जा रहा है। 1993 से भारत में रेपो को व्यापक रूप में अपनाया जा रहा। तो मित्रों, अभी हमने आपको रेपो के बारे में बताया। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स रेपो के बारे में। रिवर्स रेपो, उल्टा रेपो, रिवर्स रेपो, प्रतिलोम रेपो या व्युत्क्रम रेपो, उल्टा रेपो, इसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि रेपो के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। रेपो के माध्यम से आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, बाजार में तरलता को बढ़ाती है। तो कहा जाता है कि आरबीआई रेपो के माध्यम से तरलता का बाजार में डालती है, नकदी बाजार में डालती है, जबकि रिवर्स रेपो के माध्यम से बाजार से नकदी का अवशोषण करती है। रिवर्स रेपो के माध्यम से आरबीआई बाजार से तरलता को निकालने का प्रयास करती है। अब हम आगे बढ़ते, आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिवर्स रेपो, तो आप कहना रिवर्स रेपो एक कंडीशनल समझौता। रिवर्स रेपो इज ए मॉनिटरी टूल्स। रिवर्स रेपो इज ए मॉनिटरी टूल्स। क्या रिवर्स एक जो है मौद्रिक उपकरण है। रिवर्स रेपो एक मौद्रिक उपकरण है। रिवर्स रेपो एक समझौता है, यह भी कंडीशनल समझौता। यह समझौता भी आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के मध्य होता। यह समझौता भी आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के मध्य होता है। वित्तीय संस्थाओं के मध्य होता है, वित्तीय संस्थाओं के मध्य होता है। इस समझौते के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अपनी प्रतिभूतियां वाणिज्यिक बैंकों के पास रख करके उनकी अतिरिक्त नकदी को प्राप्त करती है और इस पर जिस दर से वह ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो कहा जाता। रेपो में आरबीआई ब्याज लेती है, रिवर्स रेपो में आरबीआई ब्याज देती है। रेपो में आरबीआई ब्याज लेती है और रिवर्स रेपो में आरबीआई ब्याज लेती है और रिवर्स रेपो में ब्याज देती है। हमने कहा कि रिवर्स रेपो भी एक कंडीशनल समझौता है। इस समझौते के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर
ऋण प्राप्त करती है और उनको जिस दर से ब्याज देती है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अन्य शब्दों में या संक्षेप में कह सकते हो कि जब भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त नकदी जिसका वह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनका उपयोग वह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक बैंक अपनी नकदी आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। तो इस पर जो आरबीआई जिस दर से ब्याज देती है, रिवर्स रेपो कहा जाता है। जब बैंकों को आवश्यकता होगी, आरबीआई उनके इस पैसे को तुरंत वापस कर देती है। क्लियर हुआ? अब हम रेपो और रिवर्स रेपो की तुलना, रेपो भी एक समझौता, रिवर्स रेपो भी एक समझौता। दोनों में प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण का लेन देन होता। जब आरबीआई रेपो में कमी करती है तो बाजार में तरलता बढ़ती है। जब आरबीआई रेपो में कमी करेगी तब तरलता बढ़ेगी। रिवर्स रेपो में कमी करेगी तो तरलता बढ़ेगी। अगर रिवर्स रेपो रेट अधिक होगा तो वाणिज्यिक बैंक अपने नकदी को बैंक को ऋण देने के बजाय आरबीआई के पास जमा करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे तरलता, तो रेपो रेट में कमी और रिवर्स रेपो रेट में कमी, मतलब दोनों में कमी तरलता को बढ़ाती है, दोनों में वृद्धि तरलता को कम करती है। आप कह सकते हो रेपो में वृद्धि, रिवर्स रेपो में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, सारी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, कम करती है। दोनों में कमी तरलता को बढ़ाती है। तो तरलता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इसके कारण जो होगा, जब मांग बढ़ेगी तो इसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होने की संभावना बनती। अंडरस्टूड? तो अभी मित्रों हमने आपको रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की अवधारणा भारत में 1999 में अपनाई गई। अब हम आते हैं तरलता समायोजन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2000 में इंट्रोड्यूस की, फाइनेंशियल ईयर 2001 में इंट्रोड्यूस की गई यह सुविधा। इस सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों को विशेष ऋण प्रोवाइड कराती है जो तरलता की अत्यधिक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जो तरलता की अत्यधिक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, उनको आरबीआई द्वारा विशेष ऋण उपलब्ध कराया जाता। यह विशेष ऋण आरबीआई भारत सरकार के कहने पर करती है, इसलिए यहाँ पर भारत सरकार की प्रतिभूतियां आरबीआई गिरवी रखती है। इस सुविधा के अंतर्गत न्यूनतम 5 करोड़ रुपए का ऋण आरबीआई द्वारा बैंकों को उपलब्ध कराया जाता। तो आपसे पूछा जाए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या, तरलता समायोजन सुविधा क्या, तो आप कहना तरलता समायोजन सुविधा एक मॉनिटरी टूल्स है। इसके माध्यम से आरबीआई द्वारा ऐसे बैंकों जो तरलता की
कमी की गंभीर समस्या को फेस कर रहे हैं उनको आरबीआई द्वारा जो है विशेष ऋण उपलब्ध कराया जाता। यहाँ पर आरबीआई बैंकों की प्रतिभूति को गिरवी नहीं रखती है। यहाँ पर आरबीआई भारत सरकार की प्रतिभूति को गिरवी रखती है। यहाँ पर आरबीआई द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूति को गिरवी रख करके उनको ऋण दिया जाता। तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग किया जाता। शुरू में यह केवल उन्हीं बैंकों के लिए था जो तरलता की गंभीर समस्या से जूझ, बाद में इसको जनरलाइज कर दिया गया, सबके लिए कर दिया गया। तो हमने कहा कि तरलता समायोजन सुविधा, तरलता तरलता समायोजन सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में कि यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लाई गई। आरबीआई शुरू में यह सुविधा उन बैंकों के लिए लाई थी जो तरलता की कमी की गंभीर समस्या को फेस कर रहे थे। इन बैंकों के लिए यह सुविधा लाई गई थी, अंडरस्टूड, यह सुविधा लाई गई थी। इस सुविधा के अंतर्गत भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बिहाफ पर आरबीआई उन बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती थी। इस सुविधा के अंतर्गत मिनिमम 5 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों को लेना होता था। यहाँ पर ब्याज दर सामान्यतया रेपो से 1% अधिक रखी जाती। बाद में इस सुविधा का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कर दिया गया। तो रेपो के एलएफ के अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो दो पैरामीटर्स हैं, इन दो टूल्स हैं, इनके माध्यम से आरबीआई द्वारा स्टैंडिंग फैसिलिटी को ऑपरेट किया जाता। यहाँ पर बैंक जब ऋण प्राप्त करते हैं तो जो प्रतिभूतियां आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं वह स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रखी गई प्रतिभूतियों के अलावा होनी चाहिए। यहाँ पर जो बैंक प्रतिभूतियां गिरवी रखे हैं वह एसएलआर के अंतर्गत गिरवी रखी गई प्रतिभूतियां नहीं हो सकती, इससे वह अलग होंगी। क्लियर हुआ? यह नहीं कि इसी प्रतिभूति को यहाँ गिरवी रख दीजिए उसी के बिहाफ पर, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ अलग होता। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बिहाफ पर शॉर्ट टर्म के लिए आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। आप रेपो जैसा कि आप जानते हैं शॉर्ट टर्म ही होता, तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म के लिए ही लोन प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद आरबीआई द्वारा बाजार में तरलता समायोजित करने का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अनुक्रम में धीरे धीरे नए नए टूल्स आने लगे। इस अनुक्रम में दो नए कंसेप्ट आए, तरलता समायोजन सुविधा और मई 2011 में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कंसेप्ट आया। MSF 2011 में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कंसेप्ट आया, सीमांत अस्थाई सुविधा। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान में तरलता समायोजन के लिए आरबीआई दो उपकरण प्रयोग में ला रही है।
LAF और MSF तरलता समायोजन के लिए RBI द्वारा दो मौद्रिक टूल्स को प्रयोग में लाया जा रहा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अभी हमने आपको बताया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? हमने पहले यह कब RBI लाई? मई 2011 में। आपसे पूछा जाए MSF एक मॉनिटरी टूल्स है या एक राजकोषीय फिजिकल टूल्स है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज ए मॉनिटरी टूल्स, यह एक मौद्रिक उपकरण है। इसके अंतर्गत RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अति अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता, जो सामान्यतया सुबह 6 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे के बीच उपलब्ध कराया जाता। आप क्या कहोगे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक विशेष मॉनिटरी टूल्स है। इसके माध्यम से RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उनकी मांग पर 24 घंटे के लिए सामान्य परिस्थितियों में सुबह के 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे के दौरान ऋण उपलब्ध कराया जाता। कहा जाता कि हाँ, RBI रात्रि भर के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, उन्हें नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे से 10 बजे के दौरान ऋण को वापस करना होता। यहाँ पर ब्याज की दर जो होती है रेपो से 1% अधिक होती है। Here interest rate is more than 1%, more percent than a repo generally, रेपो से 1% अधिक। यहाँ वाणिज्यिक बैंकों को RBI के सामने के पास अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ता। इसमें उन प्रतिभूतियों को भी वह गिरवी रख सकते हैं जो SLR के अंतर्गत रखी गई हैं, उन प्रतिभूतियों को भी यहाँ पर गिरवी रखा जा सकता। तो आप कह सकते हो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज बैंकों को की तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बैंकों की तत्कालीन धन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रचलन में लाया गया एक उपकरण है, एक मॉनिटरी टूल्स है। इसके आधार पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती। यहाँ पर RBI अनुसूचित बैंकों को ही ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। जो नॉन शेड्यूल बैंक होंगे वह MSF के माध्यम से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते। अंडरस्टूड हुआ? तो अभी हमने आपको बताया LAF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा किया, इनको लेकर के एक डिस्कशन किया। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में या किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल भी पूछ लिए जाते हैं, डीप में भी जाकर के पूछ लिए। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज की अवधारणा कब आई? तो मार्जिनल आपको 4 विकल्प दे दिया, A, B, C, D। मई 2011, जून 2001,
93 या 2। आपसे पूछ लिया गया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कंसेप्ट कब, तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कंसेप्ट मई 2011 में लाया गया। तो आपका आंसर है बहुत सिंपल क्वेश्चन। कभी कभी आईएएस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पीसीएस में वनडे एग्जाम, डीप में भी यहाँ से क्वेश्चन जाकर पूछा जाता। अब उस पर हम आपको चर्चा करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, रेपो में कमी होने पर तरलता में कमी आएगी। तरलता में कमी आएगी, एक स्टेटमेंट ए है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, रेपो में वृद्धि से साख सृजन अधिक होगा। साख सृजन अधिक होगा। तीसरा, रेपो के अंतर्गत सामान्यतया 1 वर्ष के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता। 1 वर्ष के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर उपरोक्त कथन में कितने कथन सही? उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही है, यह प्रश्न है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी है केवल 3, सभी 3, डी कोई नहीं। ये 3 ऑप्शन हमारे पास है, 4। अब पूछा गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर उसके बाद है 3 स्टेटमेंट है, उनमें 4 विकल्प दिया गया। इसमें से कितने, केवल 1, सभी 3, केवल 2 या इनमें कोई नहीं। तो आइए अब हम स्टेटमेंट पर विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, रेपो में कमी होने पर तरलता में कमी आएगी। पहला, रेपो में कमी होने पर तरलता में कमी आएगी। या सही या गलत है इस पर? देखो, जब रेपो कम होता है तो ब्याज दर में कमी आती है। ब्याज दर में कमी आएगी तो ऋण की लागत में वृद्धि होगी, ऋण की लागत कम होगी। जब ऋण की लागत कम होती है तो क्रेडिट क्रिएशन अधिक होता, और क्रेडिट क्रिएशन जब अधिक होगा तो तरलता में वृद्धि होगी। तो रेपो में कमी से तरलता बढ़ती है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कमी आएगी। तो यह स्टेटमेंट क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। दूसरा स्टेटमेंट पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, पहला, रेपो में वृद्धि से साख सृजन अधिक। जब रेपो में वृद्धि होगी तो ब्याज दर बढ़ जाएगी। ब्याज दर बढ़ेगी तो ऋण लेने की लागत बढ़ जाएगी। ऋण लेने की लागत बढ़ जाएगी तो ऐसे स्थिति में ऋण लेने की लागत जब बढ़ेगी
तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, साख सृजन अधिक होगा। क्रेडिट क्रिएशन यह गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट, पहला गलत हुआ, दूसरा। तीसरा, रेपो के अंतर्गत सामान्यतया 1 वर्ष के लिए ऋण का लेन देन होता, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा करेक्ट है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा से तो आप कितने स्टेटमेंट सही हुए, केवल एक स्टेटमेंट सही हुआ। तो वह स्टेटमेंट हमारा क्या है, वह तीसरा स्टेटमेंट है सही। तो विकल्प क्या हुआ, ऑप्शन ए, आंसर विल बी ए आपका, कि ए आंसर है, कि केवल एक सही है और अन्य गलत है। क्लियर हुआ। तो यह थोड़ा डीप में क्वेश्चंस पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, डीप में भी क्वेश्चन जाकर के पूछ लिए। अब अगला क्वेश्चन हम पर आते हैं हम आपके साथ। प्रश्न है, ELAF के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला, यह अवधारणा RBI द्वारा जून 2000 में लाई गई। दूसरा, रेपो और रिवर्स रेपो, और रिवर्स रेपो ELF के दो घटक हैं, दो उपकरण हैं। तीसरा, ELF के अंतर्गत के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता। यह 3 है। अब है उपरोक्त में कितने कथन सही हैं, उपरोक्त में कितने कथन सही हैं। कितने कथन सही हैं। नंबर 1, ए विकल्प केवल 1, बी केवल 2, 3 सभी 3, डी इनमें कोई नहीं, यह हमारा विकल्प है। अब देखिए इन पर हम आते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह अवधारणा RBI द्वारा जून 2000 में लाई गई, करेक्ट है। हमने कुछ देर पहले कहा था कि ELF को वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लाया गया, यह स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, रेपो और रिवर्स रेपो ELAF के 2 कंपोनेंट हैं, 2 उपकरण, बिल्कुल सही है। ELAF को RBI द्वारा इन 2 के माध्यम से एक्सरसाइज किया जाता है, यह भी करेक्ट है। तीसरा, ELAF के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता, यह गलत है। ELAF के माध्यम से अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता, यह तो पहला सही, दूसरा सही। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हुए, 2 स्टेटमेंट सही हुए। तो उत्तर क्या हुआ, बी बनेगा। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो मित्रों, अभी हमने ELAF को लेकर के, अभी हमने आपको जो है इसको लेकर के
रिवर्स रेपो को लेकर के, रेपो को लेकर के कुछ प्रश्न दिया। अब हम आपके लिए एमएसएफ के बारे में एक क्वेश्चन वहां पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एमएसएफ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। यह निम्न कथनों पहला स्टेटमेंट कथन है, मई 2011 में एमएसएफ की अवधारणा लाई गई। मई 2011। दूसरा स्टेटमेंट है, एमएसएफ के माध्यम से अति अल्पकाल के लिए बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते, बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। तीसरा, यहाँ ब्याज की दर रेपो से कम होती है, रेपो से कम होती है। सही कथन है। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, इनमें कोई नहीं। अब देखिए, अब इन प्रश्न हमारा एमएस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मई 2011 में एमएसएफ की अवधारणा लाई गई। यह कथन बिल्कुल सही है। एमएसएफ की अवधारणा मई 2011 में आरबीआई द्वारा लाई गई। दूसरा, एमएसएफ के माध्यम से अति अल्पकालिक के लिए बैंक ऋण प्राप्त करते, यह भी करेक्ट है। एमएसएफ के माध्यम से बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्राप्त करते हैं, 24 घंटे के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्राप्त करते। एमएसएफ में अति अल्पकाल 24 घंटे के लिए ऋण दिया जाता, यह भी सही है। तीसरा, यहाँ ब्याज की दर रेपो से कम होती, यह गलत है। एमएसएफ में ब्याज की दर सामान्यतया रेपो से 1% अधिक होती है। यहाँ ब्याज की दर क्या होती है? और रेपो से 1% अधिक होती है। अंडरस्टूड? अब तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर कहा गया पहला और दूसरा सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? 2। तो इसका आंसर आपको बी बनेगा। अंडरस्टूड? तो अभी हमने आपको एमएसएफ पर, रिवर्स रेपो पर या रेपो पर, एलएफ पर कंसेप्ट भी बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस। तो मित्रों, हम समझते हैं कि आपको यह पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9899879360 पर मैसेज भेज करके, कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो कल फिर हम मौद्रिक अवधारणाओं से संबंधित ही अपनी इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। मौद्रिक अवधारणाओं के संदर्भ में
कम से कम 10 क्लासेस हमारी होंगी, जिसमें आपको चाहे इन्फ्लेशन से संबंधित हो, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, एटसेट्रा, मुद्रा के प्रकार से हो, अलग अलग चीजें। तो अभी हमने कुछ आपको टर्म डिस्कस किए, फिर हम कल मिलते हैं नई अवधारणाओं के साथ, नए टर्म के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए।